हेलो स्टूडेंट, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते इसका नोटिफिकेशन तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम हिंदी का महत्व के बारे में बताए थे। हिंदी का महत्व यानी इम्पोर्टेंस। हिंदी का इम्पोर्टेंस क्या है मेरे जीवन में। अगर भाषा नहीं, हम अपनी मन की बात को किसके द्वारा पहुंचाते, किसके माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं? भाषा के माध्यम से ही। भाषा है तभी हम अपने मन के विचार के, अपने भाव को या अपनी बात को दूसरों तक बताते हैं, समझाते हैं या फिर दूसरे की बात को समझते भी हैं। तो अगर भाषा नहीं होता तो कैसे हम अपने मन की बात को बताते? मान लो अगर हम बाजार ही गए, कोई चीज खरीदने गए, उसका प्राइस पूछे क्या है प्राइस, तो अगर ये भाषा नहीं होता तो हम कैसे उसको अपना मन की बात को व्यक्त करते कि हम उसका दाम, उसका मूल्य पूछ रहे हैं कि इसका प्राइस क्या है। फिर वो बताएगा कि 400 है, अब हमको ज़्यादा लगेगा तो कहेंगे कि नहीं भाई हमको ज़्यादा लगेगा, तो फिर हम अपना मन की बात को व्यक्त करेंगे, नहीं इसको 350 में दे दो। तो अगर ये भाषा नहीं होता तो कैसे हम अपने मन की बात को दूसरों के सामने व्यक्त करते या दूसरे की कही बात को हम समझते। इसलिए भाषा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर भाषा ना होता तो इस पृथ्वी का जितनी भी कार्य प्रणाली है सब ठप पड़ जाता। लेकिन आज के इस वीडियो में हम हिंदी की विशेषता के बारे में जानेंगे। विशेषता यानी स्पेशलिटी। स्पेशलिटी के बारे में जानेंगे कि हिंदी भाषा की विशेषता क्या है, क्यों ये दूसरे भाषा से अलग और सरल है। आज के वीडियो में इसी को हम लोग जानेंगे, हिंदी की विशेषता के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा भाषा आया? सबसे पहले आया संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा सबसे पहले आया। कौन सा भाषा? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा का शब्द कुछ इस प्रकार थे कि लोगों को उच्चारण करने में दिक्कत परेशानी होती थी। जैसे मान लो दुग्ध, अब लोगों को ये दुग्ध बोलने में थोड़ा दिक्कत परेशानी होती थी। क्षेत्र, अब इसको बोलने में थोड़ा दिक्कत होता था। तो सुधार, परिवर्तन आना प्रकृति का ये नेचर है ना, कि उसमें संशोधन करना, परिवर्तन लाना। तो उसी तरह से संस्कृत भाषा के शब्दों में भी संशोधन होता गया, उसको सरल बताता गया और इस तरह से वो कई भाषाओं को पार करता हुआ हिंदी भाषा बना। कौन कौन सा स्टेज पार किया है वो पिछले कई वीडियो में हम बता चुके हैं, इसलिए उतना नहीं बता रहे विस्तार में। हिंदी भाषा बना, कई पड़ाव को पार करते हुए ये हिंदी भाषा बना। तो हिंदी भाषा में अब देखो, ये जो दुग्ध था इसको सरल कर दिया गया, दूध। अब इसको कहने में लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं होती थी। क्षेत्र है, इसको खेत कर दिया गया, तो अब खेत बोलने में दिक्कत नहीं होता, जबकि क्षेत्र बोलने में दिक्कत हो रहा था। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा आया और संस्कृत भाषा में ही संशोधन करते करते, परिवर्तन करते करते हिंदी भाषा बना। तो हिंदी भाषा की अपनी प्रकृति है, लेकिन ये अंधानुकरण नहीं है। अंधानुकरण यानी अंधा और अनुकरण मिलकर बना है। अंधा जोड़ अनुकरण बना अंधानुकरण। अंधा यानी ब्लाइंड होकर, आंख बंद करके बिना सोचे समझे किसी भी काम को देखकर कर देना, नकल उतार लेना या उसी राह पे चलना, उसको कहते हैं अंधानुकरण। अब जैसे देखो एक एग्जांपल से बताते हैं। बच्चा जो है वो बड़े का अनुकरण करता है, अनुकरण। अनु यानी हो गया पीछे यहाँ, और करण यानी
चलना, पीछे पीछे चलना, है ना, या नकल उतारना। चलने का अर्थ हो गया यहाँ देखकर उसी के अनुसार चलना, नकल करना, उसी राह पे चलना, उसको फॉलो करना। तो छोटा बच्चा जो है वो अपने से बड़े का अनुसरण करता है। कैसे करता है, देखो एक एग्जांपल बताते हैं। अब माँ है अपने बच्चे को कंघी करती है, तो क्या करती है, एकदम छोटा बच्चा को कंघी करते वक्त क्या करती है, फेस को होल्ड कर लेती है ऐसे पकड़ कर, तब कंघी करती है। अब जब उस छोटे बच्चे को इच्छा हुई कंघी करने की, तो उसने भी अपना चेहरे को ऐसे पकड़ा और कंघी करने लगा। इसको कहते हैं अंधानुकरण, यानी उनके चीज को तो फॉलो किया कंघी करना, लेकिन एकदम अंधे की तरह आंख मूंद सोच के, ये नहीं सोचा कि ये फेस को क्यों पकड़ा जा रहा है, माँ उसको क्यों पकड़ी। हमारे घर में और भी लोग हैं, भैया भाभी और भाई बहन है, दादा दादी नाना, कोई भी तो नहीं ऐसे फेस पकड़ कर करता है, लेकिन वो फेस पकड़ के किया। तो वो ये नहीं सोचा कि क्या रीजन है ऐसे फेस पकड़ने का, क्यों ऐसे पकड़कर माँ फेस को होल्ड किया तब कंघी की। माँ इसलिए की कि छोटा बच्चा चंचल है, कभी इधर चला जाएगा, कुछ ही पकड़ेगा, कुछ पकड़ेगा, इधर देखेगा, तो वो पकड़ लेती है फेस और तब कंघी करती है। तो इसको कहते हैं बच्चे का अंधानुकरण, यानी बिना सोचे समझे, वो नहीं समझा कि फेस पकड़ने का रीजन क्या है, बस वो भी फेस अपना पकड़ा और कंघी कर लिया। वही यहाँ कि हिंदी भाषा का भी अपना प्रकृति है, पर ये अंधानुकरण नहीं किया है। कैसे नहीं किया है, इसको भी देख ले, प्रमाणित कर ले। संस्कृत भाषा का वर्णमाला और उच्चारण, संस्कृत भाषा के वर्णमाला और उच्चारण, इसको ये भाषा अपनाया है ना, इसका अनुसरण किया है। इसके अधिकतर ध्वनियों को भी इसने ग्रहण किया है, यहाँ पे लिख देते हैं। अब संस्कृत का जो है वर्णमाला और उच्चारण, इसको इसने अपनाया है। अधिकतर ध्वनियों को भी ग्रहण किया है, यानी अपनाया है। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। तो हिंदी भाषा भी इसकी लिपि को अपनाया है, इसकी भी लिपि क्या है, देवनागरी है। वर्णमाला और उच्चारण को भी अपनाया है, अधिकतर ध्वनियों को भी अपनाया है, और इसकी लिपि जो देवनागरी है वही लिपि, उस लिपि को भी अपनाया है। तो कहोगे कि मैम सब तो अपना ही लिया, तो फिर ये अंधानुकरण कैसे हुआ। इस प्रकार हुआ कि इसका संस्कृत भाषा का जो वचन है वो 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और तब होता है बहुवचन। 3 प्रकार का है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी भाषा में वचन है कैसे, 2 ही वचन है, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ नहीं, इस नियम को नहीं अपनाया। दूसरा देखो लिंग है, लिंग भी संस्कृत भाषा में 3 है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। संस्कृत भाषा में भी लिंग है 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। लेकिन हिंदी भाषा में लिंग कितना है, इसमें भी लिंग 2 ही है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसमें उभयलिंग नहीं है। तो हुआ ना, ये अंधानुकरण नहीं किया है, एकदम आंख नाक कान बंद करके जो है बस वही उतार दिया, ऐसा तो नहीं किया। यहाँ इसमें परिवर्तन आ गया, इसमें भी परिवर्तन आ गया, और भी आगे कई परिवर्तन है। तो इसलिए कहा गया कि इसकी प्रकृति है, लेकिन ये अंधानुकरण नहीं किया है। सबसे पहले संस्कृत भाषा आया, और चूंकि इसके शब्दों का उच्चारण करने में दिक्कत परेशानी होती थी, तो उसको सरल करने के लिए, सरल करते 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 ये हिंदी भाषा बना। अब संस्कृत भाषा को शुद्ध
बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए एक नियम बना, और वो नियम कहाँ मिला? व्याकरण में मिलता है। उसी प्रकार से हिंदी भाषा को भी शुद्ध शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए एक नियम बना, और वो नियम भी कहाँ मिलता है हम लोग को? व्याकरण में मिलता है। तो ये जो है व्याकरण के नियम को फॉलो किया है, अनुसरण किया है, लेकिन अनुकरण किया है, लेकिन अंधानुकरण नहीं किया है। थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन आया है। परिवर्तन क्या क्या में आया है? वचन में है, लिंग में है, उसमें देखो परिवर्तन आया है। अब है कि हिंदी भाषा में जो हम लोग ध्वनि ये ध्वनि चिन्ह जो है, मान लो इसको इरेज कर देते हैं तब बताते हैं। हिंदी भाषा के हर ध्वनि चिन्ह के लिए, चिन्ह बोले, निशान बोले, प्रतीक बोले, एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द ही है। हर ध्वनि चिन्ह के लिए, जैसे मान लो हम बोले अ बोले, इसका अपना एक चिन्ह निशान है। आ बोले, इसका अपना एक चिन्ह और निशान है। उसी तरह से आ से लेकर ओ, औ बोले, इसका अपना एक चिन्ह और निशान है। अंग और अह बोलते हैं, अंग और अह बोलते हैं, इसका भी अपना एक निशान है, एक चिन्ह है। जब भी कोई अंग बोलेगा तो इसी प्रकार लिखने के लिए कहा जाएगा तो लिखेगा, और पढ़ने कहा जाएगा तो इसको अंग ही पढ़ेगा। उसी प्रकार से अगर क ख ग बोलते हैं, क ख ग से लेकर ह तक, इसकी भी अपना चिन्ह है ना। तो हर हिंदी भाषा के हर ध्वनि चिन्ह के लिए अपना, हर ध्वनि के लिए अपना एक अलग अलग चिन्ह है। देखो कोई एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, सबका अपना अलग अलग चिन्ह है। और स्वर वर्ण जो है, ये आ क्या है? ये स्वर वर्ण है, ये अयोगवा है, और ये व्यंजन वर्ण है। तो इसके हर ध्वनि चिन्ह जो है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के क्रम जो इसका है, ये वैज्ञानिक है। हिंदी भाषा के हर ध्वनि चिन्ह, जितना भी ध्वनि चिन्ह हम लिखे हैं, स्वर वर्ण का, अयोगवाह का, व्यंजन वर्ण का, जितना भी ध्वनि चिन्ह है, इसमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का जो क्रम है, ये जो क्रम में हम लिखे हैं, ये वैज्ञानिक है। कैसे वैज्ञानिक है ये भी जान लेते हैं। अब स्वर वर्ण का परिभाषा जानते हो कि स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये अपने आप में कंप्लीट है। ये अपना चिन्ह दूसरों को देता है, लेकिन दूसरे से इसको कोई मतलब नहीं है, इसको लेने की जरूरत नहीं है। तो ये अपने आप में पूर्ण और कंप्लीट है। जैसे हम लोग भी देखो अपने परिवार और समाज में, अगर कोई ज्यादा नॉलेजेबल होता है, किसी के पास ज्यादा ज्ञान होता है, ज्यादा जानकारी होती है, उसको हम लोग थोड़ा ज्यादा वेटेज देते हैं, है ना। भाई तो बहुत जानता है, कुछ भी पूछो बता देगा, हर तरह के इसके पास जानकारी है ना। या फिर मान लो किसी के पास अधिक पैसा है, अधिक रुपया पैसा, उसको भी हम लोग थोड़ा ज्यादा वेटेज, भाई बहुत पैसे वाला है। उसी तरह से भाषा में भी स्वर वर्ण जो है, ये एकदम कंप्लीट है। इसका उच्चारण करने में भी किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। ये एकदम स्वतंत्र है, और ये अपना चिन्ह दूसरे को देता है, लेकिन दूसरे से नहीं लेता है। तो इसको सबसे पहले स्थान पे इसको रखा गया, स्वर वर्ण को। उसके बाद रखा गया अयोगवाह। कहोगे कि मैम अयोगवाह कहाँ से बीच में आ गया? स्वर्ण वर्ण के बाद तो हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं, या छोटा बच्चा को अगर पढ़ते हुए देखोगे तो देखोगे कि आ के बाद ही साथ में
औ के बाद अंग और अ, अंग और अ पढ़ा दिया जाता है। क्यों पढ़ा दिया जाता है? क्योंकि स्वर वर्ण के बाद ही इसका स्थान आता है सेकंड नंबर पे। क्यों इसको सेकंड नंबर पे रखा गया है? दो कारण है। एक तो इसका जो ये रूप चिन्ह है, आकार है, ये स्वर वर्ण की तरह है, इसलिए इसको स्वर वर्ण के साथ पढ़ा दिया जाता है। दूसरा ये कि ये जो अयोगवा है, इसका प्रयोग हम यहाँ भी करते हैं और इसका प्रयोग हम यहाँ भी करते हैं। देखो शब्द पे ध्यान दो, हम प्रयोग बोल रहे हैं। जब शब्द का निर्माण हुआ, इसके उच्चारण में किसी की जरूरत नहीं है। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। इसके उच्चारण में हमको किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन शब्द का जब निर्माण हुआ, उसमें इसका प्रयोग हुआ। जैसे मान लो, जैसे अ से अंदर, अब अंदर है तो अ के ऊपर अनुस्वार लगा दिए। ये जो अनुस्वार, इसका चिन्ह कैसे है? शिरोरेखा के ऊपर में बिंदु डालते हैं, तो ये देखो अ के ऊपर में अनुस्वार। अब ये यहाँ अंग है और ये यहाँ न है, अंदर। तो अनुस्वार का प्रयोग जब करते हैं, जब अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर अपने ही वर्ग के पहले आ जाता है, तब हम अनुस्वार का ये प्रयोग करते हैं। तो यहाँ अनुस्वार लगा दिए हैं। तो इसका प्रयोग हम स्वर वर्ण में भी करते हैं और इसका प्रयोग हम व्यंजन वर्ण में भी करते हैं। अब मान लो अंदर है, बंदर। अब बंदर, यहाँ भी न के बदला में क्या किए? अनुस्वार लगा दिए। तो ये क्या है? व्यंजन है। तो स्वर में भी इसका प्रयोग हुआ और व्यंजन में भी प्रयोग हुआ। तो इसलिए इसको बीच में रख दिया गया कि जब जरूरत पड़ेगा तो ये ले लेगा और जब जरूरत पड़ेगा तो व्यंजन ले लेगा। इसलिए इसको मध्य में रखा गया। कोई भी अगर पूछे कि अयोगवा का स्थान कहाँ है, तो कहोगे कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच में इसका स्थान है, मध्य में। इसीलिए इसको इसके साथ ही पढ़ा दिया जाता है। इसके बाद फिर व्यंजन पढ़ाया जाता है, क, ख, ग, घ। व्यंजन वर्ण को क्यों तीसरे स्थान पे रखा गया? इसलिए कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हमको स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। अब जैसे क है, लेकिन अगर इस क के साथ अ जोड़ देते हैं, स्वर वर्ण ले लिए, तब ये क्या बन गया? क। अब इसके उच्चारण में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो जितना भी व्यंजन वर्ण है, क से लेकर ह तक, इन सारे व्यंजनों के साथ अ वर्ण जुड़ा हुआ है और अ जो है ये जुड़कर उसी का रूप और आकार ले लेता है। तो इसलिए ये वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, क्योंकि स्वर वर्ण को चूंकि जरूरत नहीं है किसी को, इसलिए इसको प्रथम स्थान दिया गया है। सेकंड में रखा गया है अयोगवा को, क्योंकि शब्द निर्माण करते समय यहाँ स्वर वर्ण में भी जरूरत पड़ता है और व्यंजन में भी इसका प्रयोग करते हैं। और व्यंजन वर्ण को इसलिए तीसरे स्थान पर रखा गया है क्योंकि व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। अब जैसे क में मान लो छोटी ई अगर लगा देते हैं तो क्या बताता है? ये की हर्ष स्वर, ये जो है स्वर वर्ण, ये दो प्रकार का होता है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर 4 है, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और दीर्घ स्वर क्या है? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर है। स्वर वर्ण कितने हैं? 11 है और 4 हर्ष स्वर है और 7 जो है ये दीर्घ स्वर है। तो
हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर का अलग अलग मात्रा है। जैसे अ का मात्रा नहीं है, छोटी की मात्रा ये है, छोटा ऊ का ये है, बड़ी का ये है, आ का बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ और औ। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर दोनों का अपना अपना चिन्ह है, लेकिन दोनों मात्राओं का चिन्ह अलग अलग है। हर्ष स्वर के मात्रा का चिन्ह ये है, दीर्घ स्वर के मात्रा का चिन्ह ये है। इस प्रकार से मात्रा लिखते हैं, लेकिन मात्रा का संख्या निश्चित किया गया है। स्वर वर्ण 11 है, लेकिन इसका मात्रा जो है वो 10 है। 10 क्यों है? क्योंकि अ वर्ण जो है हर व्यंजन के साथ उसका रूप और आकार ले लेता है। रूप और आकार ले लेने से क्या होता है, इसमें पता चल रहा है कि इसमें अ स्वर वर्ण है, लेकिन यहाँ अगर छोटी ई लग गया तो ये पता लग रहा है कि ये स्वर वर्ण का छोटी ई इसमें लगा हुआ है। अगर क में छोटा ऊ जोड़ दें या बड़ा ऊ ही जोड़ दें तो कैसे लिखाएगा? अब ये यहाँ पता चल रहा है कि क में बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है। तो इसलिए स्वर्ण वर्ण है 11, लेकिन मात्रा निश्चित कर दिया गया कि 10 की मात्रा है। आ जो है अ स्वर वर्ण, ये हर व्यंजन वर्ण के साथ मिलकर उसी के रूप और आकार को ले लिया है। अब है कि इसको इरेज कर देते हैं, फिर बताते हैं। हिंदी भाषा का अल्प प्राण और महाप्राण, हिंदी भाषा का अल्प प्राण और महाप्राण के लिए अलग अलग चिन्ह बनाए हुए हैं। अब कहोगे अल्प प्राण और महाप्राण क्या है? तो हम लोग जीने के लिए क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो जिस वर्ण के उच्चारण में अल्प, यानी अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, तो जिस वर्ण के उच्चारण में कम श्वास निकलता है उसे कहते हैं अल्प प्राण। जैसे क का अगर उच्चारण करोगे, देखोगे, उच्चारण कीजिए आप लोग, देखिए कम श्वास निकलेगा, लेकिन ख का जब उच्चारण करिएगा तो इसमें इसकी अपेक्षा इसमें अधिक श्वास बाहर निकलेगा। ख, ख, क, ख, ग, घ। तो हम बता देंगे इसमें कौन कौन सा अल्प प्राण है, कौन कौन महाप्राण होता है, उस सब का एक शॉर्ट नोट्स हम दे देंगे, एकदम याद हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए विशेषता में कि अल्प प्राण और महाप्राण के लिए अलग अलग इसमें चिन्ह बना हुआ है। इसलिए तो इसको वैज्ञानिक कहा गया। हर जगह का है कि अल्प प्राण महाप्राण के आधार पर इसको रखा गया है। स्वर सघोष और अघोष। सघोष अघोष क्या है? उच्चारण करने में जब स्वर तंत्री में कंपन होता है तो सघोष हो गया। किस किस वर्ण के उच्चारण में कंपन नहीं हो रहा है वो अघोष हो गया। जितने भी वर्ण हैं उस वर्ण के उच्चारण में 52 वर्ण है। हिंदी भाषा में कितने वर्ण है? 52। ये 52 वर्ण के उच्चारण में उच्चारण स्थान क्या है इसका भी बताएगा कि किसका उच्चारण कहाँ से होता है। कंठ से लेके पद तक आता है, ये होठ तक आता है। कंठ से शुरू होता है, कंठ से कख गघ, फिर चछा जजा क्या होता है? तालु से होता है। टठा डडा मूर्धा से होता है। तथा ददा दांत से होता है। पफ बभ होठ से होता है, होठ सकता है इसको उच्चारण करने में। तो सबका एक स्थान बना हुआ है, इसीलिए इसको वैज्ञानिक कहा गया है। तो चले इस सारा हम लिख देंगे, सबका उच्चारण स्थान क्या है, कौन कौन वर्ण सघोष है, कौन वर्ण अघोष है, कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है, उसकी चिंता नहीं कीजिए। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान दे दीजिए स्पेशलिटी में कि अल्प प्राण और महाप्राण के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह बना हुआ है। हिंदी भाषा जो है ये गद्यात्मक और व्यवहारिक, हिंदी भाषा जो है ये गद्यात्मक और व्यवहारिक भी है। गद्यात्मक क्या बोले? गद्यात्मक मतलब हो गया, गद्यात्मक है डायनेमिक हो गया, यानी कि गतिमान या कहे उन्नतिशील,
और व्यवहारिक मतलब कि ये सैद्धांतिक नहीं है। ये सैद्धांतिक नहीं कि मेरा अपना एक प्रिंसिपल बन गया बस हम उसी पे हमको चलना है। तो हिंदी भाषा जो है ये गद्यात्मक और व्यावहारिक भी है। व्यावहारिक कैसे है ये देख लें। हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण 52 वर्ण बने थे उसके अलावा भी ये दूसरी भाषा विदेशी भाषाओं के वर्ण को भी अपनाया है। जैसे उर्दू भाषा है, हमारे वर्ण में हमारे ये हिंदी भाषा में क वर्ण है, ख वर्ण है, ग वर्ण है, ये सब वर्ण है 52 वर्ण। लेकिन उर्दू भाषा का जो लिपि है उसमें भी क का उच्चारण क होता है, ख होता है, ग होता है। हम लोग बोलते हैं क, हिंदी वर्णमाला का जो क है उसको बोलते हैं क, लेकिन उर्दू भाषा का जो है क उसको कहते हैं क। उसमें क्या किए, अब हिंदी भाषा और उर्दू भाषा के वर्ण में अंतर लाने के लिए इसके नीचे क्या कर दिया गया, नुक्ता। नुक्ता यानी बिंदु, नुक्ता यानी कि बिंदु, बिंदु लगा दिया गया। अब इसका उच्चारण उर्दू भाषा का क का उच्चारण कैसे होता है, क। हम लोग कहते हैं क, ख, ख, ख में ये बिंदु लग गया, ग, घ, इसमें बिंदु लग गया। 5 वर्ण है उर्दू भाषा के, ज, हिंदी भाषा का ज हो गया, उर्दू भाषा का ज, बिंदु लगा दिया गया। ह, देवनागरी लिपि हिंदी भाषा का फ हो गया, उर्दू भाषा का क्या हो गया, फ। फतेहपुर सिकरी है ना, फातिमा, फ बोलते हैं, फ बोलने में हवा निकलेगा, लेकिन हम लोग जब फ बोलते हैं उसमें नहीं निकलता। फ, प, फ, ब, भ, फोट से ऐसे बोलते हैं, लेकिन फ, तो फ में इसका उच्चारण उर्दू भाषा का फ है, इसलिए ये व्यवहारिक है कि ये अपना तो वर्ण है ही है, साथ साथ दूसरी भाषा के वर्ण को भी अपनाया है। अंग्रेजी भाषा के भी वर्ण को भी अपनाया है, जिसका उच्चारण होता है औ। इसको अर्धचंद्राकार या अर्धचंद्र भी बोलते हैं, और इसका उच्चारण क्या होता है, औ। जैसे कि मान लो अंग्रेजी भाषा है, हो गया कॉपी, ठीक है, यहाँ ओ है तो यहाँ क्या बोलते हैं, क में औ पी, कॉपी। ये जो हुआ इस तरह से खड़ी पाई और ऊपर अर्धचंद्राकार कर दिए, इसका उच्चारण हो गया औ, कॉपी। तो जब हम अंग्रेजी भाषा को एज इट इज, ज्यों का त्यों हिंदी में लिखते हैं, तब हम इस वर्ण का भी उच्चारण करते हैं अंग्रेजी भाषा का औ को इस तरह से डिनोट करते हैं। क्यों, अगर इस तरह से लिख देंगे तो फिर हमारा हिंदी भाषा का वर्ण हो जाएगा। तो हमको अंतर दिखाना है कि ये हमारे हिंदी भाषा का वर्ण है और ये विदेशी भाषा का वर्ण है, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाने लगा। इस तरह से हम देखते हैं कि ये व्यवहारिक भी है। गद्यात्मक कैसे हो गया ये भाई हिंदी भाषा, तो हो गया इस तरह से कि जैसे खाना बनाने में बता रहे हैं कि होता है ना कि चलो इस रेसिपी का कुछ इस रेसिपी का मिलाते हैं, एक नया रेसिपी तैयार कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो क्या बताएं, कॉफी ले लो, कॉफी हॉट होता है, चूल्हा पे चढ़ाया जाता है, गर्म होता है, लेकिन सेम मटेरियल को बिना चूल्हा पे चढ़ाए बनाते हैं। कैसे, उसमें आइस डाल देते हैं तो कोल्ड कॉफी तैयार हो गया। तो एक नया रेसिपी तैयार हो गया, कोल्ड कॉफी है, ये आइस डल गया तो ये हो गया कोल्ड कॉफी। अगर उसको चूल्हा पे चढ़ा के तैयार किए, कॉफी दिए, दूध दिए, चीनी दिए, चूल्हा पे चढ़ा के तैयार किए, गर्म किए दूध को, तो कोल्ड कॉफी हो गया। और चूल्हा पे चढ़ा के गर्म नहीं करके ठंडा दूध ले लिया, कॉफी मिला दिए, चीनी मिला दिए, आइस मिला दिए, तो ये कोल्ड कॉफी हो गया, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी तैयार हो गया। उसी तरह से भाषा में भी वर्ण क्या किया कि दो वर्ण आपस में मिल गया और एक नए वर्ण का निर्माण कर दिया। जैसे क और मूर्धन्य ष, ये दोनों मिलकर क्या बना दिया,
छ, त और र मिलकर बन गया त्र, छत्र ज्ञ, ज और इय मिलकर बना गया ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, श और र क्या मिलकर बन गया श्र, और ये चारों का क्या नाम पड़ा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों पड़ा, क्योंकि ये संयुक्त है, दो वर्ण मिलकर कर बना है और दोनों क्या है, व्यंजन वर्ण आपस में मिलकर के एक नए वर्ण का निर्माण कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये गद्यात्मक भी है। एक और है, जैसे देखो वर्णमाला का है ड और ढ, ढ से डमरू, ढ से ढक्कन। अब इसके नीचे बिंदु लगाकर क्या किया, एक नए वर्ण का निर्माण कर दिया, जिसको कि कहते हैं अतिरिक्त वर्ण। ये दो वर्ण अतिरिक्त है, ये चार वर्ण जो है ये संयुक्त व्यंजन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गद्यात्मक और व्यवहारिक हिंदी भाषा जो है ये गद्यात्मक भी है और व्यवहारिक भी है और वैज्ञानिक भी है। कोई पूछे अगर कि हिंदी भाषा की विशेषता क्या है, कोई तीन कारण बताओ, तो एक वैज्ञानिक बता देंगे, गद्यात्मक और व्यवहारिक बता देंगे। और जो बताए हैं व्यवहारिक में, कैसे व्यवहारिक हुआ भाई, ये दूसरे भाषाओं की लिपि को भी अपनाया, वर्ण को भी अपनाया है। गद्यात्मक कैसे हो गया कि ये दो वर्ण आपस में मिलकर एक नए वर्ण का भी निर्माण कर दिया, र और ढ के नीचे बिंदु लगा, उसमें भी एक विकसित कर दिया, उस वर्ण में विकसित कर एक नया वर्ण बना दिया। जैसे इसको, इससे ना शब्दों का निर्माण नहीं होता, ये शब्द के शुरू में कभी नहीं आएगा, मध्य में आएगा या फिर अंत में आएगा। जैसे पहाड़, अब देखो ये अंत में आया पहाड़, है ना, या फिर ये ढ, देखो ये ढ क्या है, जैसे चढ़ाई, चढ़ाई होता है ऊपर चढ़ते हैं, कढ़ाई, कढ़ाई, ये हो गया कढ़ाई। कढ़ाई क्या हुआ, जब कपड़े पे फूल पत्ती बना करके और उसको धागा से जब भरते हैं, जैसे कि मान लो कपड़ा पर ये फूल बना लिया गया, ठीक है, और इस फूल को जब धागा से ऐसे 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 इसको भर दिया जाता है तो इसको कहते हैं कढ़ाई, है ना। पत्ता बना लिया, पत्ता को फिर ऐसे 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 भर दिया धागा से, ये कहलाता है कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी। लेकिन एक दो चीज यहाँ पर एक और हमको कुछ लगा था, हाँ, बिंदु और ये बताने में बहुत लोग, देखो ये कढ़ाई, कढ़ाई, और एक होता है कढ़ाई, ये देखो ये भी यहाँ अड़ा लग गया, यहाँ देखो अंत में आया है या मध्य में आया, ये शुरू में कभी नहीं होगा। उसी तरह से ढ भी, पढ़ाई, चढ़ाई, कढ़ाई, ये मध्य में आएगा या अंत में आएगा, शुरू में कभी नहीं आएगा। क्यों, इन दोनों वर्णों से शब्द का निर्माण नहीं हुआ, ऐसे 5 वर्ण से शब्दों का निर्माण नहीं हुआ है। तो ये जो है इन दोनों में फर्क है। ये कढ़ाई है एम्ब्रॉयडरी, जो कि अभी बताए कपड़े पे किया जाता है, और ये है कढ़ाई, ये एक पॉट है, बर्तन है, जो चूल्हे पे चढ़ा के इसमें खाना बनाया जाता है। लेकिन लोग कहेंगे, यूट्यूब हम देखते हैं तो कई लोगों को देखे हैं कुकिंग में जब देखते हैं तो, कि कढ़ाई को चढ़ा दिए, कढ़ाई तो हो गया, कढ़ाई तो हो गया ये, और कढ़ाई होता है वो बर्तन होता है, एक पॉट होता है इस तरह का, है ना। ये कढ़ाई होता है, यहाँ पे हैंडल लगा होता है, उस पे खाना बनता है, ये है कढ़ाई और ये है कढ़ाई, तो फर्क है दोनों में। उसी तरह से देखते हैं, लोग बोलते हैं बिंदु और बिंदी, इन दोनों में भी फर्क है। बिंदु होता है डॉट, जो हिंदी भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखो प्रयोग हुआ है, अनुस्वार जब लगाते हैं तब वहां होता है प्रयोग। तो ये हुआ बिंदु, और बिंदी होता है
जो स्त्रियां अपने सर पे ललाट पे लगाती हैं उसको कहते हैं बिंदु, लेकिन पढ़ाने में भी लोग इसको कहते हैं बिंदी लगाना, यहाँ बिंदी लगाना है, मै में बिंदी लगा दीजिए। तो बिंदी और बिंदु में फर्क है। एक और बताते हैं, याद आ गया, जब हम न्यूज डिबेट ये सब देखते हैं तो उसमें कहते हैं हमारे अमित शाह गृह मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, गृह होगा या गृह होगा, वो क्या है, गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर। तो गृह है, ये ग में री की मात्रा लगा हुआ है और ये ग में र का रेफ लगा हुआ है ना। ये ग्रह है, ये प्लैनेट्स हो गया, ये होम हो गया, घर, गृह। तो अमित शाह हमारे गृह मंत्री है, ना कि ग्रह मंत्री है। तो वहां भी हम लोगों को देखते हैं कि थोड़ा सा ये उच्चारण में गलती हो जाती है। यहाँ भी बनाते समय जब कुकिंग वाला देखते हैं तो कईयों को देखें कि बोलते हैं कढ़ाई चढ़ा दिया, कढ़ाई हो गया ये, और ये है कड़ाही। उसी प्रकार से पढ़ाने वक्त में बिंदु और बिंदी, अब जैसे मैथ में बिंदु, ये जो बिंदु लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, डिस्मल बोलते हैं। 5 पॉइंट चाहे 5 डिस्मल इतना। तो अगर हम हिंदी में ही यहाँ डिस्मल बोलने लगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना, शुद्ध हो जाएगा। तो हर का अपना अलग अलग अर्थ है। अगर हम गलत बोलेंगे तो उसका अर्थ कुछ और निकल जाएगा। जैसे गृह मंत्री बोलते हैं, हमारे गृह मंत्री तो वो नहीं है। ठीक है, आते हैं अपने वापस, क्या बता रहे थे, हाँ, कि व्यवहारिक हो गया ये, और गद्यात्मक कैसे हो गया कि ये दूसरे भाषा के वर्ण को भी अपनाया है, अंग्रेजी भाषा के भी और उर्दू भाषा के भी वर्ण को ये अपनाया। तो इस प्रकार से ये गद्यात्मक और व्यवहारिक भी हो गया। अब है, इसको इरेज कर देते हैं तब बताते हैं कि अंग्रेजी, हमारे हिंदी भाषा में जो है हर ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह बना है और एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह बना है। इसको इरेज करते हैं तो बताते हैं। हिंदी भाषा में हर ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह है। अगर हम अ बोले तो इसका एक चिन्ह है, क बोले इसका ये चिन्ह है। जो भी हम ध्वनि निकाल रहे हैं हर ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह है, और एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह बना है। अगर हम क बोल रहे हैं तो इसके लिए बस यही एक चिन्ह है और क को दूसरे तरह से नहीं लिखते हैं। अगर हम त बोल रहे हैं तो त इसी प्रकार से लिखाएगा और इसका कोई भी दूसरा चिन्ह नहीं है। लेकिन दूसरी भाषा में ऐसा नहीं है। अब अंग्रेजी भाषा को ले ले, अंग्रेजी भाषा का लिपि क्या है, रोमन है। रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा का, उसमें देखो अगर हम यू जो है, यू चिन्ह के लिए, यू का जो है इसके लिए तीन नहीं, क के लिए, सॉरी, यू यहाँ पे नहीं आएगा। हम बताए कि हिंदी भाषा में जितने भी ध्वनि हैं हर ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह है और एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह है। अगर हम क बोलते हैं तो इसका बस एक ही चिन्ह और दूसरा कोई चिन्ह नहीं है। त बोले तो त का बस यही एक चिन्ह और कोई दूसरा इसका चिन्ह नहीं है, कोई दूसरे तरह से त नहीं लिखाता है। लेकिन अंग्रेजी भाषा जो है जिसका लिपि रोमन है उसमें एक चिन्ह के लिए, एक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह है। जैसे क ध्वनि के लिए देखो तीन चिन्ह बना हुआ है इसके लिए, सी भी है, के भी है और क्यू भी है। अब एक ही ध्वनि के लिए, क ध्वनि के लिए तीन चिन्ह बना हुआ है। हिंदी भाषा में एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह है, लेकिन अंग्रेजी भाषा रोमन में क के लिए तीन चिन्ह बना हुआ है। जैसे क से कैट, काऊ। अब यहाँ सी का उच्चारण क्या हो रहा है, क
सी का उच्चारण क्या हो रहा है? क, कैट, काउ। उसी तरह से के का किचन, किचन हो गया, रसोईघर। के का उच्चारण क्या कर रहे हैं? क, किट कैट। टॉफी खाते होंगे आप लोग, चॉकलेट, किट कैट। तो के का उच्चारण क्या हो रहा है? क हो रहा है। उसी तरह से क्यू, क्यू का क्विल्ट, QUILT, रजाई, जिसका अर्थ होता है रजाई। रजाई। तो यहाँ क्यू का क्या उच्चारण हो रहा है? क, क्यू, क्यू यानी जिसको कहते हैं क्यू में लगी है कतार बोले या फिर पंक्ति बोले। कतार में आइए या पंक्ति में आइए, क्यू में आइए, आप लोग सब कोई क्यू में लग जाइए, यानी कतार पंक्ति में लग जाइए। तो यहाँ क्यू का क्या उच्चारण हुआ? क। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये विशेषता है हिंदी की कि हर ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह है और एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह है। लेकिन दूसरे भाषा में एक चिन्ह के लिए, एक ध्वनि के लिए कई चिन्ह बना हुआ है। ये एक हो गया इसकी विशेषता। दूसरी भाषा से ये कैसे अलग है, कैसे ये स्पेशल है। दूसरा है कि एक चिन्ह के लिए कई सारे ध्वनि है, एक से अधिक ध्वनि, जबकि हिंदी भाषा में ऐसा नहीं है। एक चिन्ह के लिए, अब देखो ये एक चिन्ह है, मान लो च, एक चिन्ह है, इसके लिए एक ही ध्वनि निकलेगा च। इस चिन्ह के लिए जब भी ध्वनि निकलेगा तो च ही कहेंगे इसको, कोई भी इसका उच्चारण करेगा तो च कहेगा। लेकिन ऐसा अंग्रेजी के रोमन भाषा में नहीं है। इसका जो चिन्ह है, ये जो यू है, चिन्ह जो इस तरह से हम लिखे यू, अब इसका ध्वनि देखो दो प्रकार से निकलेगा। एक जगह इसको अ निकलेगा इसका ध्वनि और एक जगह होगा उ। जैसे ब्यूटी बट, यहाँ उ है, इसका उच्चारण क्या हो रहा है? बट, अ उच्चारण हो रहा है, अध्वनि निकल रहा है। पुट, PUT, अब यहाँ यू का उच्चारण क्या हो रहा है? उ, पुट, है ना, उ का उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ देखो दोनों एक दूसरे का उल्टा है। यहाँ एक चिन्ह के लिए अलग, एक ध्वनि के लिए, यहाँ लिख ही देते हैं ध्वनि, एक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह बना हुआ है। एक ध्वनि है क, लेकिन क के लिए तीन तरह का चिन्ह बना, तीन चिन्ह है। और यहाँ हम कह रहे हैं कि एक ध्वनि के लिए दो दो चिन्ह है ना। एक ये जो है एक चिन्ह यू, ये जो चिन्ह है इसका अलग अलग ध्वनि निकल रहा है। यहाँ ध्वनि जो है इसका अलग अलग निकल रहा है ध्वनि, कहीं पे अध्वनि हो रहा है और कहीं पे उ ध्वनि इसका निकल रहा है। इस चिन्ह के लिए दो ध्वनि है, एक ध्वनि यहाँ अ है, एक ध्वनि यहाँ उ निकल रहा है। ऐसा हिंदी भाषा में नहीं है। एक और देख लेते हैं, अंग्रेजी भाषा में जो है इसमें चिन्ह को हम लिखते हैं, वर्ण को लिखते हैं, लेकिन उसका उच्चारण नहीं करते। जैसे मान लो वॉक, ठीक है, सॉरी तो वॉट हो गया, वॉक। अब यहाँ वॉक और क बोल रहे हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण हो ही नहीं रहा है। ऐसा हिंदी भाषा में नहीं है। हिंदी भाषा में जितने भी उच्चारण करेंगे, जो भी ध्वनि उच्चारित होगी, जितना उच्चारण हम करेंगे, जिस ध्वनि का उच्चारण करेंगे उस ध्वनि को हम अंकित करेंगे, लिखेंगे। जैसे मान लो धर्म, अब ये र है, आधा र है, तो लेकिन हम इसको बोलेंगे ध, फिर र बोलते हैं, तब म बोलते हैं, धर्म, है ना। अब जैसे मान लो गुरु, मान लो गुरु ही, अब र में यहाँ उ की मात्रा लगा हुआ है तो ये भी बोलेंगे, ग में यहाँ छुटी हुआ है,
यहाँ बड़ी हुआ। गुरु यानी जो भी ध्वनि हम उच्चारित कर रहे हैं, जो भी ध्वनि हम बोल रहे हैं, जो भी साउंड निकाल रहे हैं, उन सारे ध्वनि को हम यहाँ अंकित करते हैं, लिखते हैं। लेकिन ऐसा अंग्रेजी भाषा में नहीं है कि जितने ध्वनि हम बोल रहे हैं उतने ही लिखें। लिखते हैं लेकिन उसका उच्चारण नहीं करते हैं। एक और देख ले, स्यूडोपोडिया। स्यूडो है ना, स्यूडोपोडिया। अब यहाँ स्यूडोपोडिया, पी जो है ये साइलेंट है, पी का उच्चारण नहीं हो रहा है, यहां से बोला जा रहा है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, पोडिया यानी पैर, लेग से लिया गया है, यानी क्या कहें इसको, झूठा पैर। झूठा पैर कैसे हो गया? अमीबा में, अमीबा जो है इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, ये जिधर ज्यादा हो जाएगा, ये इसका लेग, ये लेग हो गया इसका अमीबा का, और ये उधर ही बढ़ता चला जाएगा। अगर फिर इधर प्रोटोप्लाज्म अधिक होगा तो इसका मूवमेंट इधर हो जाएगा, इसलिए इसको कहा गया है स्यूडोपोडिया। ये जो है ये स्यूडोपोडिया, ये निकला हुआ भाग, क्योंकि ये झूठा पैर है। अभी इधर प्रोटोप्लाज्म अधिक हो गया तो इधर लुढ़क गया, फिर इधर ज्यादा होगा तो इधर चलना शुरू कर देगा। तो यहाँ कहने का मेरा मतलब है कि जितना लिखा हुआ है उन सारे ध्वनि को हम उच्चारित नहीं करते हैं, किसमें? अंग्रेजी भाषा में। लेकिन हिंदी भाषा में जितने भी लिखे होते हैं उन सारों को हम, उस सारे का उच्चारण हम करते हैं। जितना भी हम बोलते हैं उन सारे को हम यहाँ अंकित भी करते हैं, है ना। अब जैसे मान लो अंदर ही बोले तो यहाँ अनुस्वार लगाए तो इसका भी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, किस रूप में हो रहा है? आधा न में, अंदर। जितना लिखा होगा उतना ही हम उच्चारण करेंगे, जितना हम बोलेंगे उतना ही हम लिखेंगे। लेकिन ऐसा अंग्रेजी भाषा में नहीं है कि जितना हम बोल रहे हैं उतना ही लिखें, या जितना लिखा हुआ है उतना को उच्चारण करना जरूरी है। दो एग्जाम्पल दे दिए, वर्ब का, स्यूडोपोडिया का। इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी भाषा जो है वो दूसरे से अलग है और सरल भी है। इसको सीखने में ज्यादा कठिनाई नहीं है। अगर मान लो हिंदी भाषा जिनको नहीं है, जैसे बंगाली हैं या साउथ के हैं या अंग्रेजी भाषा बोलने वाले, अगर हिंदी शुद्ध नहीं भी बोलते हैं तो भी उनकी बात समझ लेते हैं। जैसे मान लो वह एक वचन है और अगर वो बोलते हैं कि वह जाते हैं, बहुवचन हो गया क्रिया, जबकि नियम क्या है कि कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में ही होना चाहिए ये। लेकिन अगर मान लो वो उतना व्याकरण नहीं जान रहे हैं, उतनी जानकारी नहीं है, फिर भी वो बोल रहे हैं कि वह जाते हैं, तो बात समझ में आ जाती है कि वो उसके जाने के बारे में कह रहा है। लेकिन ऐसा दूसरे भाषा में नहीं, अंग्रेजी में कुछ बोलोगे तो कुछ ही अर्थ निकल जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए हिंदी भाषा को सरल माना गया है कि इसको सीखने में ज्यादा कठिनाई नहीं है। थोड़ा सा अगर गलत सलत भी बोल दिए, लिंग वचन का कुछ हेर फेर हो भी गया तो भी बात पूरा समझ में आ जाता है। हालांकि वो अशुद्ध है, लेकिन अशुद्ध होते हुए बात समझ में आ जाता है। लेकिन अंग्रेजी बोलो या लिखो, उल्टा पुल्टा कर दो या कुछ, तो समझ में नहीं आता है कि क्या कह रहा है, क्या लिख रहा है। इसलिए हिंदी भाषा की ये विशेषता है कि हम जितना भी उच्चारण करते हैं, जिन ध्वनियों को हम बोलते हैं उन ध्वनियों को अंकित करते हैं, लिखते हैं, और हर ध्वनि का अलग अलग चिन्ह है। जितने भी 52 है वर्ण, उन 52 वर्ण का चिन्ह अलग अलग है, और हर वर्ण का चिन्ह एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह है। जैसे मान लो ह बोले तो ह ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह है और दूसरे प्रकार से ह नहीं लिखाएगा। ये इसकी विशेषता है।
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, पसंद आता हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते इसका नोटिफिकेशन तुमको तुरंत मिल जाए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।